प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में शिव गायत्री में स्वागत है। प्रिय साथियों, आज हम सभी भारत का संविधान भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता का अध्ययन करेंगे। मित्रों, भारतीय संविधान का भाग 2 नागरिकता की व्याख्या करता है, जो अनुच्छेद 5 से 11 तक दिया गया है। अनुच्छेद 5 से 11 आपके सामने है। अनुच्छेद 5 में बताया गया है, संविधान लागू होने के समय की नागरिकता, अर्थात व्यक्ति को जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय किस प्रकार से नागरिकता दी जाएगी। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता की व्याख्या करता है। अनुच्छेद 7 भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता के बारे में व्याख्या करता है। अनुच्छेद 8 विदेश में रहने वाले भारतीयों की नागरिकता के विषय में उल्लेख करता है। अनुच्छेद 9 नागरिकता समाप्त, अर्थात भारतीय नागरिक की नागरिकता किस प्रकार से समाप्त हो जाएगी, उन विधियों का उल्लेख अनुच्छेद 9 करता है। अनुच्छेद 10 नागरिकता बने रहना, किन किन परिस्थितियों में नागरिकता बनी रह सकती है। और अनुच्छेद 11 संसद की शक्ति, अर्थात नागरिकता से संबंधित कानून संसद बना सकता है, इसके विषय में व्याख्या करता है। तो मित्रों, अभी हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। उससे पहले हम जानेंगे कि नागरिक कौन होगा। किसी भी भूखंड या किसी भी देश का व्यक्ति नागरिक कहलाएगा अगर उसे राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक अधिकार उस देश से प्राप्त होता है तो वह व्यक्ति उस देश का नागरिक कहलाएगा। भारत में एकल नागरिकता की प्रावधान है, जो कि ब्रिटेन से लिया गया है। जब हम भारतीय संविधान के स्रोत के विषय में अध्ययन कर रहे थे तो उस दौरान हमने पढ़ा था कि भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 11 यह व्याख्या करता है कि संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है। प्रिय साथियों, अनुच्छेद 5 के विषय में डिटेल में स्टडी करेंगे। दिया है संविधान लागू होने के समय की नागरिकता, अर्थात जब हमारा संविधान लागू हुआ था वह दिनांक थी 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950, अर्थात हमारा देश 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को वे सभी व्यक्ति भारत के नागरिक होंगे जो भारत में रह रहे थे या उसके माता पिता में से कोई एक भारत में जन्मा हुआ होता है, या अगर कोई विदेशी है या कोई ब्रिटेन का नागरिक है जो कम से कम 5 साल से भारत में निवास कर रहा था, वह भी 26 जनवरी 1950 से भारत का नागरिक हो जाएगा। अर्थात मेरे प्रिय साथियों, जब हमारे देश में संविधान लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को, उस दिन से अगर उससे पहले कोई ब्रिटेन वासी या कोई विदेशी हमारे भारत में 5 साल से रह रहा था, वह भी भारत का नागरिक होगा। और वह सभी जो भारत में निवास कर रहे हैं और उनके माता पिता भारत के ही हैं, यानी भारत में ही जन्म लिए हैं, वह सभी भारत के नागरिक होंगे। अनुच्छेद 6 यह व्याख्या करता है कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता, जब हमारा देश आज़ाद हुआ 3 जून सन 1947 को भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ की घोषणा हो गई और
14 अगस्त सन 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत अधिराज्य बनी। उसके बाद में 19 जुलाई सन 1948 को एक परमिट पद्धति लागू की। भारत सरकार ने यह फैसला लिया कि कोई भी भारत से पाकिस्तान या पाकिस्तान से भारत आ सकता है, यानी जिन व्यक्तियों को पाकिस्तान में रहना है वो भारत से पाकिस्तान जा सकते हैं और जिनको भारत में रहना है वो पाकिस्तान से भारत आ सकते हैं। तो जो लोग पाकिस्तान से भारत आए हैं 19 जुलाई सन 1948 को या उससे पहले वो भारत के नागरिक होंगे और अथवा उसके माता पिता दादा दादी का जन्म जब भारत का बंटवारा नहीं हुआ था उस दौरान यहाँ पे निवास कर रहे होते हैं। उदाहरण के तौर पे मिल्खा सिंह जी, अर्थात जो लोग 19 जुलाई सन 1948 को या उससे पहले भारत में आ गए थे उन सभी को भारत की नागरिकता दे दी गई थी। अनुच्छेद 7 यह कह रहा है कि भारत से पाकिस्तान गए लोगों को नागरिकता, भैया ये तो अच्छा है कि जो लोग पाकिस्तान से भारत आ गए उनको तो नागरिकता दे दी जाए, लेकिन अब ये क्या है कि जो भारत से पाकिस्तान चले गए उनको भी नागरिकता। तो ये बात कुछ इस प्रकार से है कि भारत से पाकिस्तान गया ऐसा कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक होगा जो कि जुलाई 1948 को या उससे पहले भारत वापस आ गया हो। यानी जब परमिट पद्धति लागू हुई थी और लोग भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत जा रहे थे तो बात वहाँ ये रखी गई थी कि 19 जुलाई सन 1948 को या उससे पहले जो लोग भारत से पाकिस्तान गए और उससे पहले, यानी कि जब भारत का विभाजन हुआ तो एक पाकिस्तान देश बना, एक हिंदुस्तान देश बना, कुछ लोग पाकिस्तान चले गए और कुछ हिंदुस्तान चले आए, लेकिन बाद में उन्हें ये लगा कि वहाँ पे उनका शोषण हो रहा है तो वो पाकिस्तान से पुनः लौट आए थे 1948 को, तो उन सब को भारत की नागरिकता दे दी गई थी। अर्थात भारत से पाकिस्तान गए लोगों को भी नागरिकता, यानी भारत से पाकिस्तान तो गए थे लेकिन 1948 के पहले या उस दिन वो वापस चले आ गए थे तो उनको भारत की नागरिकता दी गई थी। विदेश में रहने वाले भारतीयों की नागरिकता, यानी कि जो लोग विदेश में रह रहे हैं उनको भी भारत की नागरिकता दी जाएगी। अब ये कैसा है, 26 जनवरी 1950 को विदेश में निवास करने वाले लोगों को भारत की नागरिकता होगी जो भारत में पैदा हुए हों। यानी कि जो भारत में तो पैदा हुए हैं लेकिन वो 26 जनवरी 1950 को विदेश में थे तो उनको भी भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। अनुच्छेद 9 नागरिकता समाप्त, यानी कि किस आधार पे व्यक्ति की नागरिकता समाप्त हो सकती है। स्वेच्छा से, अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से भारत की नागरिकता छोड़ता है तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। दूसरे देश की नागरिकता लेना, अर्थात अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसको भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। तीसरा है देशद्रोह, अगर किसी के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चल जाता है, उसे देशद्रोही घोषित कर दिया जाता है, दिवालिया या पागल घोषित कर दिया जाता है तो भी उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति भारत सरकार को बिना सूचित किए 7 साल तक विदेश में रहता है तो उसकी भी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अब नागरिकता बना रहना, अनुच्छेद 10 यह व्याख्या करता है कि व्यक्ति की नागरिकता बनी रहेगी। तो किस किस आधार पर बनी रहेगी? यदि आप अनुच्छेद 9 में किसी भी तरीके को नहीं अपनाते हैं, यानी अनुच्छेद 9 में कही गई बातों को नहीं अपनाते हैं तो आपकी नागरिकता बनी रहेगी। अनुच्छेद 11 मित्रों हमने पहले ही पढ़ चुका है
कि अनुच्छेद 11 कहता है कि संसद को ही भारतीय नागरिकता के कानून बनाने के अधिकार हैं। अर्थात संसद को यह पावर है कि वो नागरिकता से संबंध में कानून बना सकता है। आइए मित्रों, अब जानते हैं कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 क्या कहता है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार 5 तरीके से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। नंबर 1, जन्म से। नंबर 2, रक्त संबंध से। नंबर 3, रजिस्ट्रेशन से यानी कि पंजीयन से। नंबर 4, देशीकरण। और नंबर 5, भूमि अधिग्रहण। तो 1955 नागरिकता अधिनियम बताता है कि आप 5 तरीकों से भारत के नागरिक बन सकते हैं। वो कौन कौन से हैं आपके सामने उपस्थित है। जन्म से, अर्थात आपका जन्म भारत में हुआ है और आपके पिता या माता दोनों में से कोई एक भारत के नागरिक हैं, तो आपको भारत की नागरिकता दी जाएगी, अर्थात आप जन्म से भारत के नागरिक होंगे। नंबर 2, रक्त संबंध। अगर कोई व्यक्ति जिसके पिता भारत के नागरिक हैं तो उसे भी भारत की नागरिकता दी जाएगी। यह 92 संशोधन के द्वारा दिया गया 55 में, लेकिन संशोधन 92 में हुआ। तो पिता या माता दोनों में से कोई भी अगर भारत का नागरिक है तो उसका पुत्र भी भारत का नागरिक होगा। पंजीयन के द्वारा, पंजीयन के आधार पे 2 लोगों को नागरिकता दी जाती है। भारतीय मूल के विदेशी नागरिक, विदेशी मूल के ऐसे व्यक्ति जिसने भारत के पुरुष या महिला से विवाह कर लिया है और वह 5 वर्ष से पूर्व भारत में रह रहा हो। ऐसा व्यक्ति जो विदेशी है किंतु भारत के पुरुष या महिला से विवाह कर लिया है और 5 साल पहले से भारत में रह रहा है, तो वह भी भारत का नागरिक हो जाएगा। यह पंजीयन के माध्यम से बताया जा रहा है। संशोधन 2003 में इसकी सीमा 5 साल से बढ़ा के 10 साल कर दिया गया। 2015 संशोधन में यह 10 साल से बढ़ा करके 11 साल कर दिया गया। लेकिन इसमें वह विदेशी व्यक्ति पाकिस्तान या बांग्लादेश का नहीं होना चाहिए। देशीकरण, देशीकरण के माध्यम से भी व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। अगर कोई विदेशी व्यक्ति का, विदेशी मूल का व्यक्ति है यानी कि फॉरेनर है, विदेशी है और 5 साल पहले से भारत में रह रहा हो, तो उसको भी नागरिकता दे दी जाएगी। विदेशी राजनैतिक को नागरिकता देशीकरण के तहत दी जाती है। उदाहरण के तौर पे हुसैन। भूमि अधिग्रहण, अर्थात अगर भारतीय सरकार किसी विदेशी भूमि को अधिग्रहित कर लेती है तो वहाँ के लोग स्वतः ही भारत के नागरिक बन जाते हैं। उदाहरण के तौर पर सिक्किम, गोवा, दमन दीव, दादर नागर हवेली और पुदुचेरी, यह स्वतः यहाँ के लोग भारतीय नागरिक बने जब भारत ने उसको अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। आइए मित्रों, जानते हैं कि दोहरी नागरिकता क्या है। भारत में तो एकल नागरिकता का प्रावधान है, तो दोहरी नागरिकता क्या है। भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है, भारत में एकहरी नागरिकता है, यानी कि यहाँ पे केवल एक प्रकार का नागरिकता मिलेगी। एक अमेरिका में द्वैध दोहरी नागरिकता प्राप्त होती है, यानी कि राज्य की नागरिकता अलग और राष्ट्र की नागरिकता अलग। PIO, पर्सनल पर्सन ऑफ इंडियन वर्जिन। OCI, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। NRI, नॉन रेजिडेंशियल इंडिया, भारत के नागरिक नहीं हैं। PIO भारत के नागरिक हैं, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। और
नॉर्थ रेजिडेंशियल इंडिया, भारत के नागरिक जो विदेश में रहते हों उन्हें कहते हैं। आइए इनकी कुछ डिटेल में स्टडी करते हैं। पहला है इसका फुल फॉर्म PIO का, पर्सन ऑफ इंडियन वर्जिन, यानी कि जो भारत के ही व्यक्ति हैं, मूल व्यक्ति हैं। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी ये प्रवासी है, प्रवासी नागरिक हैं, समुद्र पार से आए हुए। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, कोई भी व्यक्ति जिसके माता पिता दादा दादी भारत में पैदा हुए और उनके पास भारत का पासपोर्ट है, तब उन्हें PIO यानी कि पर्सन ऑफ इंडियन वर्जिन कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देख लें तो हमारे भारत के तमाम व्यक्ति अमेरिका में जाके सेटल हो गए हैं, वहाँ पे वैज्ञानिक हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं और वो कार्य कर रहे हैं, जबकि उनके माता पिता दादा दादी भारत में ही पैदा हुए हैं और उनके पास पासपोर्ट है। वो भारत आते हैं, भारतीय मूल व्यक्ति ही कहलाते हैं, लेकिन वो भारत के नागरिक नहीं होते। 26 जनवरी 1950 को भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद विदेश की नागरिकता ले लेता है तो उन्हें ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कहा जाता है। यानी वह व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 को भारत में ही पैदा हुए थे, लेकिन उसके बाद से उन्होंने भारत की नागरिकता को त्याग करके दूसरे देशों की नागरिकता ग्रहण कर ली थी, उन्हें OCI कहा जाता है। PIO पर्सन ऑफ इंडियन वर्जिन, भारत में जन्म लेना जरूरी नहीं है, लेकिन OCI बनने के लिए भारत में जन्म लेना जरूरी है। अगर अवधि की बात की जाए तो 15 साल वीज़ा का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 15 साल होता है और हर 6 महीने में वो नज़दीकी पुलिस को सूचना देना होता है, यानी कि वह व्यक्ति भारत में 15 साल तक रह सकता है और वो लाइफ में सिर्फ एक बार PIO मिलता है। किसी व्यक्ति को केवल सिर्फ एक बार PIO मिलता है, यानी अगर वो उसके माता पिता और दादा दादी भारत में जन्मे थे और वो विदेश में रह रहा है और वो उसके पास पासवर्ड है और फिर वो भारत आता है, वो सोचता है हम यहाँ पे रहें, तो 15 साल तक रह सकता है, लेकिन उसके साथ साथ वो 6 महीने नज़दीकी पुलिस को सूचना भी देता रहेगा और यह लाइफ में एक बार केवल मिलता है। जबकि OCI ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए लाइफ टाइम वीज़ा मिलता है। अब हम देखते हैं भारत में प्रवेश, अगर पर्सन ऑफ वर्जिन ऑफ इंडिया है तो उसे वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अगर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है तो उसे वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी ने यह घोषणा किया था और नासिर हुसैन जो क्रिकेटर था वो इंग्लैंड टीम भारत आई थी। एलम सिंघवी समिति की सिफारिश पे 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी ने घोषणा किया था और भारत का पहला OCI कार्ड यानी निवृत्ति राय भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक को दिया गया था। अगर अधिकार की बात करते हैं तो आर्थिक और शैक्षणिक अधिकार होता है PIO को। चुनाव लड़ना, OCI की बात होती है तो चुनाव लड़ना, मत देना, कृषि, इन तीनों को छोड़ के सारे अधिकार होते हैं, यानी कि या ना तो चुनाव लड़ सकते हैं, ना ये वोट दे सकते हैं और ना ही खेती बाड़ी कर सकते हैं। इनको अनुच्छेद 15, 16, 19 और 20 के अधिकार नहीं दिए जाते हैं। बाकी सभी अधिकार यानी कि जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो सभी दिए जाते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14 से लेकर के 35 तक है, जिसमें कि 15, 16 और 19, 29 को छोड़ के सभी अधिकार विदेशी के साथ साथ भारतीयों को भी दिए जाते हैं। प्यारे साथियों, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, नेपाल, भूटान और श्रीलंका, इन 7 देशों को छोड़ के विश्व के सभी देशों को PIO मिल जाता है।
16 देशों को ओसीआई दिया जाता है जहां पे दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, जिसमें पाकिस्तान को और बांग्लादेश को छोड़ के दिया जाता है। वो 17 देश आपके सामने हैं: आयरलैंड, ब्रिटेन, नीदरलैंड, पुर्तगाल, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इजराइल, स्वीडन, क्विट्सलैंड, इटली, यूनान, साइप्रस और ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूएसए। इतने देशों को ओसीआई प्रदान किया जाता है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया और नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 क्या था? नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 राष्ट्रपति द्वारा प्रणब मुखर्जी के हस्ताक्षर 6 जनवरी 2015 को हुआ। इस अध्यादेश के तहत भारतीय नागरिकता अधिनियम में निम्न संशोधन किए गए, यानी कि भारतीय नागरिकता के लिए समय सीमा 11 साल कर दिया गया, यानी कि भारतीय नागरिकता के लिए लगातार उसे 11 वर्षों तक भारत में रहना पड़ेगा। भारतीय प्रवासी दिवस, मित्रों, यह बड़ा ही इम्पोर्टेंट दिवस है और ये हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे 21 साल के बाद में, जिनकी याद में भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। भारतीय प्रवासी दिवस की संकल्पना लक्ष्मीमल सिंघवी ने प्रस्तुत किया था और हर साल भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। मित्रों, हमने भारतीय नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 तक का विस्तृत अध्ययन किया है। अब इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सबको हम लोग हल करेंगे। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो मित्रों, अभी हमने आपको बताया है अनुच्छेद 5 से 11, तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर हुआ। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 एकल नागरिकता किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 11 यह कहता है कि संसद भारतीय नागरिकता के लिए कानून बना सकता है, वो है अनुच्छेद 11। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती, तो जन्म से द्वारा प्रदान की जा सकती है, देशीयकरण से प्राप्त की जा सकती है, भूमि अधिग्रहण यानी किसी भूभाग को भारत में सम्मिलित करके प्रदान की जा सकती है, लेकिन भारतीय बैंक में धन जमा करके भारतीय नागरिकता प्रदान नहीं की जा सकती। देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है? देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है? माता पिता की नागरिकता, भाई बहन की नागरिकता, विदेशी पुरुष से विवाह करने पर, विदेशी से मित्रता करने पर। तो माता पिता की नागरिकता के आधार पे नहीं, ये होता है विदेशी पुरुष से विवाह करने पे देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त हो जाती है। नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में से एक आवश्यक क्या शर्त है? राज्य की सदस्यता होना आवश्यक होता है। पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 6 में है। नागरिकता के लोप होने का एक नियम क्या है? आपकी नागरिकता कब समाप्त हो सकती है? परिवार से बिछड़ जाने पे? नहीं। देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने में? जी हाँ, अगर आपको देशद्रोही घोषित कर दिया गया है तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी।
एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है, एक कारण हो सकता है। तो नीचे कारण दिया गया है और उसके समाप्त होने के तरीके बताए गए हैं। एक व्यक्ति किसी दूसरे देश में 2 महीने के लिए चला जाता है? नहीं। एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है? जी हाँ। अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? अधिवास, वंशानुकरण, पंजीकरण, संपत्ति स्वामित्व। तो इसमें संपत्ति स्वामित्व नहीं है। भारत की नागरिकता निम्न में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? तो जन्म से प्राप्त की जा सकती है, वंशानुक्रम से प्राप्त की जा सकती है, देशीयकरण से, अर्थात हमारा आंसर होगा उपयुक्त सभी। नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? तो नागरिकता अधिनियम 1955 कानून में किया गया है। किसी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त हो सकती है। पहला कथन, यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, सत्य है। यदि वह नागरिकता के दायित्व से परिचित नहीं है, यह गलत है। यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि नागरिकता छलपूर्वक प्राप्त की गई है, यह भी गलत है। यदि व्यक्ति जन्म से देश का नागरिक है किंतु विदेशी राष्ट्र में युद्ध के दौरान वह शत्रु की सहायता पहुंचाने की गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है, तो यह आपका होगा 1, 3 और 4, अर्थात दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेने पे, देशद्रोह के कंडीशन में, और अगर आपने छल से यहाँ की नागरिकता ली है तो उस कंडीशन में भी। ये 1, 3, 4 कथन आपके सही है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार किसी भी बच्चे को भारत में जन्म लेने के कारण स्वतः भारतीय नागरिकता नहीं दी जाएगी। गलत, ये बिल्कुल सही है। भारतीय पुरुष से विवाह करने वाली विदेशी महिला को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार मिला। सही है। भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी माँ भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। तो ये उपयुक्त सभी सही हैं। कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो प्रिय मित्रों, 7 साल तक अगर हम बिना सरकार को बताए बाहर रहते तो नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ऐसे सभी व्यक्ति को जो 26 जनवरी 1950 या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो, उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। तो प्रिय मित्रों, सही है थर्ड ऑप्शन। निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? त्यागने पर, पर्यावसन पर, वंचित किए जाने पे। तो यह उपयुक्त सभी। निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता? निर्वाचन के दौरान, आपातकाल के दौरान, युद्ध के दौरान। उपयुक्त सभी। किसी के द्वारा भी उसकी नागरिकता रद्द नहीं की जा सकती। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? तो 26 जनवरी 1950 को ही लागू हो गया था, जब देश आज़ाद हुआ। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया था? तो 1955 में बनाया था। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। कहाँ से अपनाई गई है? तो एकल नागरिकता हमारे इंग्लैंड के संविधान से अपनाई गई है। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। क्या नहीं दावा कर सकता? व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार, विधि की समक्ष समता के अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुरक्षा के अधिकार, या धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार। तो अनुच्छेद 29 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार उसके लिए नहीं है। ये ऑप्शन 4 सही है। किसी देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है, तो वह देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। नागरिकता निम्न में से किस विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? जन्म से, आनुवंशिकता, पंजीयन द्वारा, या अनुरोध के द्वारा। तो जन्म से मिल सकता है, पंजीयन के द्वारा भी मिल सकता है, अनुरोध के द्वारा नहीं मिलेगा।
ये है आनुवंशिकता यानी कि ब्लड रिलेशन। तो 1, 2 और 3 आपका सही होगा। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो वह सक्षम निकाय संसद है, यानी संसद ही नागरिकता से संबंधित कानून बना सकता है। तो प्रिय मित्रों, ये आपका नागरिकता संबंधित थियरी और उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। मित्रों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।